जय हिंद दोस्तों, आप सभी को उपेंद्र का नमस्कार। आज हम टीएम लेवल 2 के लास्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इसको अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 61 से चलते हैं आगे। शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। देखिए एजुकेशन विद वर्क, काम को शिक्षा से नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं है। रिसर्च विद एजुकेशन, अनुसंधान को शिक्षा से, सही बात है। रिसर्च करेंगे और अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ना ही इसका काम होता है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है रिसर्च विद मैनेजमेंट, नहीं ये भी नहीं होता है। मैनेजमेंट विद एजुकेशन, नहीं। बी ऑप्शन सही है, अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ना ही इसका काम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 62। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आकृतियों का डिजाइन, वस्तुओं की डिजाइन, आकृतियों का अध्ययन, एक सतह पर आकृति चलाना। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य शामिल है। इसमें आकृतियों का अध्ययन करना ही होता है, डिजाइन नहीं करना होता है हमारा काम, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आकृतियों का अध्ययन करना ऑप्शन सही होगा। 63 रिविजन कर रहे हैं ना तेजी से, तो जितना जल्दी हो सका उतना निपटाना है इसको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 5:1 अनुपात सिद्धांत और प्रथा से संबंधित नहीं है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित से कौन सा 5:1 अनुपात सिद्धांत और प्रथा संबंधित नहीं है। देखिए पहले तो 5:1 अनुपात होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। यह रेशियो जो होता है एक पॉजिटिव से निगेटिव इंटरेक्शन के बारे में बताता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके क्लासरूम में बिहेवियर क्या होता है वो इंटरेक्शन के बारे में बताता है और टीचर से इंटरेक्शन के बारे में बताता है। तो पॉजिटिव वे में इसको लिया जाता है 5:1 रेशियो को, ठीक है। पॉजिटिव वे में लिया जाता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात होती है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो पॉजिटिव टू निगेटिव जो इंटरेक्शन होता है ना क्लासरूम में स्टूडेंटों के बीच में, उसको भी दर्शाया जाता है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, यह सकारात्मक वातावरण बनाता है। हाँ जी, यह सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए ही होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, खराब छात्र शिक्षक संबंध, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, नहीं। अगर पुअर स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप रहेगी तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहाँ पूरी होगी। अब देखिए सी, गुड बिहेवियर इन क्लासरूम, कक्षा में अच्छा व्यवहार भी यह बताता है। इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ये भी सही है। बाकी ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए इसके अनुसार। आगे आइए 64। निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से कौन महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि सोच कौशल मतलब डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। भैया जब कोई काम हम एक्टिविटी करके सीखते हैं ना, तो वो एक जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, उसमें क्रिएटिविटी आती है। तो जो किसी काम को करके सीखना, कोई एक्टिविटी करके सीखना, ये इसीलिए डी ऑप्शन दिया है कि एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है आपका, एक्टिविटी स्टाइल। बाकी व्याख्यान शैली ये बहुत कारगर नहीं होती है, कोच शैली फिर समूह शैली, ये एक्टिविटी स्टाइल ही क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगी। 65 आते हैं, प्रदर्शन योजना तैयार करने से यह शामिल नहीं होगा। देखिए प्रिपेयरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर, क्या कवर नहीं करता है, शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट्स कवर करता है, इसमें शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट ही ऐड किया जाता है। लॉजिकल स्टेप, जी हाँ यह भी सही है। कॉम्प्लेक्स, जटिलता इसमें नहीं दिखाते हैं, ये ऐसे बनाया जाता है कि हम कोई भी पढ़े तो वो उसको समझ में आ जाए जो उस फील्ड से संबंधित है। बाकी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको नहीं तैयार किया जाता है, ये ही ऑप्शन आपका हो जाएगा जो नहीं होता है। बाकी मूल अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किया जाता है। 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। हाँ देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल स्किल फॉर एन इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्लानिंग बनाएगा, योजना बनाना ही उसके लिए एक महत्वपूर्ण कौशल होता है, क्योंकि प्लानिंग बनाकर ही आगे कोई काम किया जाएगा। 67। हाल ही में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है। देखिए जैसे आपने यहाँ CITS करने के लिए आए आप, तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि आप ITI किए हैं, बीटेक या डिप्लोमा, तो उनको मान के चलते हैं कि आप ITI किए हैं, तो आप ITI में जो कुछ भी सीखे हैं मतलब उस ज्ञान के आधार पे आपको नई चीज़ें वो सिखाएंगे। तो यही देखिए पहला ऑप्शन क्या है, उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए 68 देखिए, दूसरे के व्यवहार के परिणाम के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जो दूसरे के आप क्या कर रहे हैं कि दूसरों के व्यवहार के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को क्या कहते हैं। भैया इसमें देखिए
पहले निष्पक्ष अनुभव देख लेते हैं। ये इसमें आंसर दे दिया है तो आप लोग देख ले रहे होंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस निष्पक्ष अनुभव नहीं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस व्यक्तिनिष्ठ अनुभव नहीं, सेल्फ इफिशिएंसी आत्म प्रभावकारिता नहीं, सेल्फ से मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे विकेरियस एक्सपीरियंस प्रत्यधिकृत अनुभव, अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसका हिंदी आप नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब एक और होता है कि दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि से प्रभावित, मतलब जो कोई भी व्यक्ति है कि किसी व्यक्ति से उपलब्धि से प्रभावित होकर जब कोई काम करता है ना, या उसके विषय में पढ़कर या उसको देखकर सीखता है तो उसको बोलते हैं विकेरियस एक्सपीरियंस। मतलब दूसरे से हम सीख रहे हैं, जो हमसे बहुत आगे है, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति है, नहीं बोलते हैं कि जो प्रभावित व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं विकेरियस एक्सपीरियंस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 69, एक शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है। ऐसा करने का क्या कारण है? जाहिर सी बात है, शिक्षक छात्रों को क्या करता है, जानना चाहता है। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। 70 नंबर देखते हैं। कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता रहता है। निम्नलिखित में से किसके एक समस्या क्षेत्र होने की सबसे अधिक संभावना है? भैया इसमें क्या है, देखिए एप्टीट्यूड का यह मतलब नहीं, मोटिवेशन का मतलब नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब नहीं है। एटीट्यूड आपका एटीट्यूड कैसा है, कैसा किसके साथ बिहेव करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लिखा है, असभ्य होता है। शिक्षक के प्रति जिसका कोई छात्र है, शिक्षक के प्रति उसका असभ्य व्यवहार क्या कहलाएगा, उसका एटीट्यूड दिखाता है कि उसका एटीट्यूड जो है कैसा है। 71, नई अवधारणाओं के प्रस्तुत करने के दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने वाले तरीकों में से एक है। जो नई अवधारणाएं होती हैं आपकी, उसमें से रुचि बनाने में क्या है, देखिए मैं क्या बोला था, इसमें क्या पाठ्यक्रम का वर्णन करना, जी नहीं। अवधारणा के जटिल उपयोग दिखाना, ये भी नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन में अवधारणा के भार का वर्णन करना, ये भी नहीं। सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं तक जाना, मतलब क्या, मैंने नोन टू अननोन की बात की थी, इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। 72 देखिएगा। 72, अरे सॉरी, 72 देखिए, गलत। एडी में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? एडी में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? एडी में देखिए आप लोग, देखिए इसमें क्या है, इसमें एनालिसिस की बात की जा रही है। एनालिसिस, तो एडी का फुल फॉर्म जानते ही हैं, ADDIE। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, एडी का मतलब क्या होता है, एनालिसिस। डी का मतलब डिजाइन, DESI, डिजाइन। तीसरा डेवलपमेंट। आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम क्या अनुप्रयोग कर रहे हैं। ई का मतलब इवैल्यूएशन। और मैं बताया था कि जो इवैल्यूएशन होता है फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होता है। इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होता है। तो इसमें क्या है, एनालिसिस की बात की जा रही है, एनालिसिस की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए, इसमें एनालिसिस में क्या बता रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, नहीं। विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करना, ये भी नहीं। लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस, लक्षित दर्शकों के बारे में जानना, लक्षित दर्शकों के बारे में जानना, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी, लक्षित दर्शकों के बारे में जानना। आगे चलिए, 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण या शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं? ई लर्निंग। जब आप अलग अलग शहरों से हैं तो ई लर्निंग ही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का। 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारी भावनाओं से प्रभावित है? हमारी भावनाओं से कौन प्रभावित है? सबसे पहले देखिए आप क्या दिया है, 2 ऑप्शन दिया है इसमें, इनकोडिंग दिया है, डिकोडिंग दिया है, बोथ ऑफ दिस दिया है। तो देखिए इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जब देखिए क्या होता है, एक सेंडर होता है, सेंडर, तो ये क्या करता है, इसको कोई मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है। तो कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज 0-1 लेता है कंप्यूटर। अब ये सेंडर कोई मैसेज भेजेगा तो इसको उसको इनकोड कर देगा, मतलब उसको जिस माध्यम के थ्रू हमें भेजना है वो इस भाषा को समझ सके, इसलिए क्या करता है कि उसको इनकोड कर देता है ना, उसको बोलते हैं संकेतन बोलते हैं, इनकोड कर देगा। अब क्या होगा, रिसीवर
उसको रिसीव करेगा। तो रिसीवर क्या करेगा, उसको इसको देखो ये इनकोड कर देता है, इनकोड कर देता है कौन, सेंडर। जब रिसीवर रिसीव करता है तो ये डिकोड कर लेता है, फिर उसको समझ जाता है डिकोड करके। तो यही आपका होता है क्या, इनकोडिंग और डिकोडिंग। यानी कि ये जो में से कौन हमारी भावनाओं से प्रभावित है, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग हमारी दोनों भावनाओं से प्रभावित हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 75, इनमें से कौन कर्कपैट्रिक के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का स्तर नहीं। देखिए सबसे पहली बात कि आप किर्कपैट्रिक मॉडल जो होता है ना, किर्कपैट्रिक मॉडल, उसको जानिए कि किर्कपैट्रिक का 4 स्तर जो होता है, वो 4 स्तर ये जो है ना मूल्यांकन का, कौन कौन होता है। तो हम बताए थे आपको कि इसमें रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। दूसरा क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। तीसरा क्या होता है, बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है। और चौथा होता है स्तर रिजल्ट, रिजल्ट, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट भी बोलते हैं, क्या प्रभाव पड़ा, तो रिजल्ट। 4 स्तरीय होते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि रिएक्शन, लर्निंग और बिहेवियर तो है, मगर एक कैरेक्टराइजेशन जो है ना, वो इसका स्तर नहीं होता है, कैरेक्टराइजेशन इसका स्तर नहीं हो जाता। तो ये क्या है, ये स्तर नहीं है। 76 आइए, NCVT, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है कि NCVT का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यही हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल। NCVT का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक, और ये बताइए कि जो हमारा NCVT था उसकी स्थापना कब की गई थी। NCVT की स्थापना कब की गई थी, 1956 में, 1956, 1956, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे 77, 77, 77 देखिए, जब एक शिक्षक ने कक्षा की जानकारी समय सारणी, इसको देखिए, समय सारणी कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, तो उनमें 5S सिद्धांत, सबसे पहली चीज़ कि 5S सिद्धांत क्या हो गया। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी वीडियो, मगर मैं पूरी जानकारी दूंगा। 5S सिद्धांत क्या होता है, इसमें देखिए 5 एक जापानी शब्द होता है, 5S में एक जापानी शब्द क्या होता है, देखिए SEI सीरी होता है, सीरी होता है, उसके बाद सीटोन होता है, सीटोन होता है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, सीटोन होता है, उसके बाद सीसो, सीसो होता है, उसके बाद सिकेट्सु हो जाएगा, सिकेट्सु, उसके बाद सित्सु हो जाएगा, SHITSUKE। ठीक, तो अब देखिए सीरी का मतलब शॉर्ट होता है, सीरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छांटना, छांटना का मतलब किसी चीज़ को ऑर्डर या प्रॉपर अरेंजमेंट करना। शॉर्ट माने बहुत सारी चीज़ें फैली हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को हटा देंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक, सीट ऑन का मतलब होता है आपका कि सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित करना, सीट ऑन का मतलब सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना। अब मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर। तो सीट ऑन का मतलब क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना, मतलब चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में लगाना। और शीशो का मतलब होता है शाइन, मतलब चमकाना, किसी चीज़ को क्लीन और पॉलिश्ड वे में किसी वर्क प्लेस पे रखना, साफ सुथरा करके। ठीक है, सीटो का मतलब होता है शाइन। और जब सिकेट्सु जो होता है मानकीकरण, एंड स्टैंडर्डाइज जिसको बोलते हैं, सिकेट्सु का स्टैंडर्डाइज करना, मतलब कि भैया आपकी योग्यता के अनुसार कोई काम देना और आप खुद काम अपनी योग्यता के अनुसार लें। और इसी के तहत क्या होता है कि समय सारणी, जानकारी, कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। तो यही आपका स्टैंडर्डाइज जो मानकीकरण होता है, इसके अंतर्गत ही सब आता है कि आप समय सारणी बना रहे हैं, कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो आप और देख लिए सिटस्क्यू भी होता है, मतलब उसका अनुशासन, आने सस्टेनेबल बोला जाता है कि मतलब जो समय अपने कर्मचारी हैं वो जिम्मेदारी से काम करें और आत्म अनुशासन बनाए रखें। और देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज किया जाता है, कंपनी वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप 5S के बारे में ज़रूर डीपली पढ़िएगा। 78 देखिए, PPE का विस्तार करें। तो PPE का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 79 देखिए, यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है, कैरियर इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। 80 नंबर देखिए, परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को यह लाभ। देखिए जब आप परामर्श प्रक्रिया से गुजरते हैं ना, तो सबसे बड़ी लाभ ये होती है,
सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि आपको सेल्फ नॉलेज मिलती है, सेल्फ नॉलेज मिलती है। से 81 MOOC का विस्तार करें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विशाल मुक्त ऑनलाइन, यही ऑप्शन हो जाएगा 81 का। देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। 82 निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है छात्र को पोस्ट द्वारा अध्ययन सामग्री भेजना जो आवश्यक पढ़ाई हो। और अच्छा देखिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि किताबें जो होती हैं ना पोस्ट के थ्रू आती हैं, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि जो पत्रता, एक करस्पोंडेंस एजुकेशन बोला जाता है, उसको पत्राचार शिक्षा बोला जाता है। तो इसमें कहाँ मिलेगी आपको, ये है करस्पोंडेंस, ये पत्राचार शिक्षा इसको बोला जाता है। आइए 83 देखिए, 83 देखिए स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो अल्पसंख्यक महिला है ना उद्यमी, उनको इसके तहत क्या जाता है, ऋण दिया जाता है, मतलब उनको रोजगार करने के लिए। और बी ऑप्शन देखिए कि 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के ऋण दिया जाता है। वैसे ये 5 लाख तो नहीं, मतलब इसके आसपास 10,000 से 10 लाख भी होता है ये, बाकी देख लीजिएगा। वैसे दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। 84 देखिए अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है। भैया कार्यभार कम करने के लिए तरीकों के बारे में सोचना। कार्यभार क्यों कम करेगा, पहली बात, ठीक, कार्यभार ये नहीं सही है। इस कंपनी के बाहर विकास या उन्नति के अवसरों की तलाश करे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए इसमें तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों पर उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नज़र रखे। सही बात है कि जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम है उसको ध्यान दे, आगे से उसकी जो भी गतिविधि हो रही है उस पर ध्यान दे कि इससे मुझे कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम ना हो। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया, सिविल क्या है। सबसे बड़ी बात को ये सिविल स्कोर का उपयोग किया जाता है। अब पहले तो सिविल के बारे में आप जानिए कि सिविल होती क्या है। देखिए ये बैंकिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो यह एक 3 अंक की संख्या होती है, ठीक है। तो बैंक क्या करती है कि इसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाती है। यह जो सिविल, इसको सिविल रिपोर्ट बोलते हैं। अब ये क्या करती है, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है ना उसकी पूरी जानकारी इससे पता चल जाता है, ठीक है। इस मतलब इसका जो पता खातों के विवरण से भी लगाया जाता है। अब क्या होता है कि ये क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट जो होते हैं ना उसके स्टेटस और उन्हें चुकाने में बचे दिन का इसके पास पूरा मतलब डाटा होता है। तो सिविल कोड यही होता है। तो देखिए उधार योग्यता देखने के लिए तो सिविल कोड का मुख्यतः यूज क्या होता है, उधार योग्यता देखने के लिए बैंकिंग वगैरह में यूज किया जाता है। 86 जो स्वयं प्रभा है इसका उदाहरण क्या है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, खुले शैक्षणिक संस्थान। स्वयं प्रभा का ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यही है। अब देखिए आईसीटी का मैंने फुल फॉर्म बताया था कल। आईसीटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मेरी आवाज़ सुनिएगा लिखने में, अब जानते ही हैं। चलिए 87 पूर्व शिक्षा चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए। कह रहा है कि पूर्व शिक्षण चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले तो आप प्लानिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे जो शिक्षण होते हैं संस्थान, चाहे पूर्व शिक्षण चरण में जो हमारे प्रशिक्षक होते हैं वो प्लानिंग का ही उपयोग करेंगे, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। 88 देखिए एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसे खुद को सुधारने के लिए किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि वो कैसे अपने आप को जानेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं, जब तक क्या रिव्यू लेते हैं मतलब स्टूडेंटों का। तो देखिए क्या था, एक परीक्षा के बाद छात्र के परिणामों की समीक्षा करना और उनका विश्लेषण। मान लीजिए कि कोई टेस्ट लिया टीचर और उसमें सभी लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो टीचर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसका मतलब मुझे अपने पढ़ाने का तरीके में चेंज करना होगा। तो इससे एक क्या करते हैं वो कि खुद को सुधारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 89 देखिए मिस्टर शर्मा कक्षा में एक सूरजमुखी का पौधा दिखाते हैं और छात्रों को सूर्य की स्थिति के संबंध में फूल की स्थिति में बदलाव का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। मिस्टर शर्मा शिक्षण को सक्रिय मिलकर साथ बना सकते हैं। देखिए छात्रों को विभिन्न प्रक्षेपण के बारे में अपने प्रश्नों को तैयार करने के लिए प्रेरित मोटिवेट करते हैं कि आप क्रिएटिविटी पैदा करें। मतलब पहले वो दिखाए और उसी से जोड़ के उनको ना कोई टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं, डेमो प्लान बनाते हैं, तो आपको मोटिवेशन एक टॉपिक होता है, तो मोटिवेशन में ऐसा कुछ बताना होता है जिससे आप इंटरेस्ट बढ़ा सकें स्टूडेंट का। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90 देखिए
निम्नलिखित में से रचनात्मकता का एक उदाहरण है। रचनात्मकता क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो पैटर्न खोजने के लिए डेटा का विश्लेषण करना, समस्याओं का जल्दी समाधान करना, एक प्रक्रिया का पालन करना, वस्तुएं लपेटने के लिए आकार का उपयोग करेगा। हाँ देखिए, ये भी एक क्रिएटिविटी ही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि डीजीटी मतलब जो भारत स्किल्स पे है ना, जो आंसर सही होता है वही आप माना करिए, और ये सही है, क्रिएटिविटी इसी में दिख रही है। 91 देखिए, अनु एक वृत्त खींचने के लिए कंपास के बजाय चूड़ी का उपयोग करती है, वह किस विशेषता का प्रदर्शन करती है? भैया उसके पास कंपास नहीं है, चूड़ी से ही अपना काम चला रही है, तो वो भी तो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास चूड़ी नहीं है तो हम लोग 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का निकालते हैं अपने पॉकेट से और उसी से गोला खींच देते हैं। तो वो भी हमारी क्या है, क्रिएटिविटी है। जो हमारे पास साधन संसाधन उपलब्ध हैं उसी का यूज करना। चलिए ये 92, रेहान की माँ का कहना है कि इंजीनियरिंग के लिए रेहान की कोई योग्यता नहीं है। भैया रेहान की माँ बोल रही है कि उसकी इंजीनियरिंग की कोई योग्यता नहीं है। योग्यता का क्या अभिप्राय है? अब देखिए, कार्यों को करने के लिए प्रेरणा नहीं, इंटेलिजेंस बुद्धि नहीं, नॉलेज एंड स्किल्स ज्ञान और कौशल। ज्ञान और कौशल क्या है आपके, इसके अंदर आ जाएंगे योग्यता के अंतर्गत। 93 देखते हैं, एक लोकप्रिय शैक्षिक डिजाइनिंग प्रक्रिया मॉडल का विस्तार करें। भैया आईडी के बारे में क्या मैं अभी पीछे भी बताया हूँ, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। इसको तो रट डालिए आईडी। अब कब ये आया था? 1975 में। चलिए आगे, आईडी हो गया। आगे से 94 निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, पाठ्यक्रम का उद्देश्य और आवश्यक शर्तें, द कोर्स एंड प्री रिक्विजिट सही है। असेसमेंट शेड्यूल भी, मूल्यांकन उसमें होना चाहिए बराबर। टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज, पाठ्य पुस्तकें और अन्य संसाधन, ये सभी होनी चाहिए। 95 देखिए, निर्देश की 4 विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? 4 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है। 4 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। 4 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैं बता दूं। ये प्रोसेस जो है ना, ये एक मटेरियल डिजाइन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिलेट द मटेरियल दैट इज इन द लेसन प्लान, ठीक है, विद द लर्नर। अब क्या करते हैं, 4 स्टेप मेथड क्या होता है? ये मतलब एक लेसन प्लान है जो डिजाइन किया जाता है। हाँ, डिजाइन किया जाता है, एक मटेरियल है, ठीक है, एक प्रकार का। अब देखिए 4 स्टेप मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन। 4 स्टेप मेथड देख लीजिए क्या क्या होता है, 3 4। देखिए, प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन और तीसरा एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन। इसको कुछ लोग टेस्टिंग उसमें आता था, जो इवैल्यूएशन हो जाएगा, इसमें टेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि निर्देशक की 4 चरण विधि क्या होती है। तो इसमें बताइए, इसमें क्या होता है, ये किसके लिए, क्या निर्देश की 4 चरण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? टीचिंग के लिए की जाती है। ये विधि किसके लिए? टीचिंग के लिए प्रयोग की जाती है। 96 देखिए, नई अवधारणा प्रशिक्षण व्याख्यान। आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे? नई अवधारणा और समझ का परिचय कराने में, ठीक है, नई अवधारणाओं और समझ का परिचय कराने में इसका यूज करते हैं। 97, शिक्षण प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा 2 तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है? डिस्कशन। जब तक हम जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग, तभी तो दोनों तरफ से 2 तरफा संचार और सीखने की अनुमति होगी, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसको डिस्कशन के अंतर्गत इसको हम लेंगे। डिस्कशन होगा तो 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं उसमें शामिल। 98 देखिए, संचार प्रक्रिया को कब पूर्ण माना जाता है? देखिए, संचार प्रक्रिया जब पूर्ण होगी जब सेंडर मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, संदेश के माध्यम से चैनल में प्रवेश करता है और निकलता है, और जब रिसीवर संदेश को समझता है और प्रक्रिया करता है। ये भी ठीक है। पहली बात कि कभी कभी इसमें ऑप्शन कुछ गलत मिलेंगे। देखिए, वैसे तो इसमें यह भी हो सकता है कि भैया जब संचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाएगा? जब रिसीवर संदेश को समझेगा और प्रतिक्रिया करेगा, ठीक। वैसे तो ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है।
इसमें विवादित क्वेश्चन हो जाता है एक हिसाब से देखा जाए। इसी में हम देखे हैं कि कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं कि जहाँ पे सिर्फ सी दिया है कि जब रिसीवर संदेश को समझता है और प्रतिक्रिया करता है, तो आंसर तो हमारा सी सही होना चाहिए था, मगर ये सब उसके अंतर्गत आना है। तो चलो ठीक है, अगर भारत इक्कीस में ऑल ऑफ दिस दिया है तो इसको मारिए, आगे निकल जाइए, और मैं कहूँगा कि सी ही होता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे 99, मॉडरेशन के क्या लाभ हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडरेशन होता क्या है। सबसे बड़ी चीज़ कि मॉडरेशन को आप समझिए। देखिए मॉडरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग यूनिवर्सिटी है, ठीक, तो वो क्या करती हैं कि रिजल्ट कोई हाई देता है, कोई थोड़ा सा लो देता है, कोई मीडियम देता है। तो मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि किसी जो स्टूडेंट है उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, तो मॉडरेट करके एक एवरेज सबका निकाल लिया जाता है, एवरेज नंबर दे दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि इस बार जो लॉकडाउन के चलते एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो यहाँ कॉलेज या स्कूल जो थे अपना नंबर ये लोग खुद भेजे थे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट जैसे 2 या 3 टेस्ट को लेकर ऐसे उसका एवरेज लगाकर मॉडरेट करके नंबर भेजा गया था। उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेशन, ताकि ये ना हो कि किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाए नंबर, किसी का बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसमें क्या होता है कि एक कमेटी बैठाई जाती है, वो छात्रों का जो मार्क्स होता है ना 3 से 4 टेस्ट का सेशनल जो किराए जाते हैं उनके, उसको लेकर एक मॉडरेट नंबर दे देती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें मॉडरेशन तो हम जो बताए वो हो गया। बाकी इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है और शिक्षक नहीं, ये नहीं होता। मैं जो बताया हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं मॉडरेशन की मीनिंग क्या होता है, ये नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा ये भी नहीं, शिक्षक की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है के लिए इस्तेमाल किया, नहीं ये भी नहीं, तीसरा भी नहीं है। देखिए इसमें नन ऑफ दिस कोई नहीं होगा आंसर, कोई आंसर नहीं होगा इसमें, ए डी ले लेंगे आप। बाकी जो मैं बता रहा हूँ डिफिनेशन उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रयोग सीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रयोग सीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों सही है, क्योंकि एक शिक्षार्थी को चेतावनी देने के लिए नहीं, महत्वपूर्ण शिक्षाओं के एक मिसेट को परिभाषित करना नहीं, विफलता के संभावित कारणों की सूची बनाने के लिए। यही सी बात है भाई, हम देखें कि ऐसा ना हो कि एक चीज़ हम प्लान कर रहे हैं तो आगे जाके फेल हो जाए, तो इसके लिए भी एक कॉलम बना देते हैं ताकि हम सावधान रहें। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 101 देखिए, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा पहना जाने वाला पीपीई क्या है। पहली बात, पीपीई का फुल फॉर्म पहले पीछे आप देख चुके हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, देखिए लैब कोट है, दस्ताने और चश्मा, ये तीनों चीज़ होते हैं। लैब आप भाई रसायन विज्ञान के लैब में है, लैब कोट होने चाहिए आपका, दस्ताने और चश्मे होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आंसर ये। 102 देखिए, फिर आ गया वही कौन 5P, अरे 5 वाला आ गया कॉन्सेप्ट। यदि कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और कुर्सियां हो और बोर्ड बहुत पास हों और मेज़ों की ऐसी सामग्री हो जो दैनिक उपयोग में नहीं आती है, तो क्या भैया जो फालतू चीज़ है क्लास में उसको बाहर फेंकिए, हटाइए, क्लास को साफ़ सुथरा करिए। तो इसमें छाटना ही तो होगा ना, कि बहुत सारी सामान थी उसमें छाट दिए। ये शीशों की ये किसके अंतर्गत आता है, सीरी के अंतर्गत आता है, शॉर्ट करना। सीरी में शॉर्ट, जापानी शब्द है सीरी, इंग्लिश शब्द क्या है शॉर्ट करना, और हिंदी में छाटना। बस यही आंसर ले लीजिएगा। 103 देख लीजिए, टू क्लस प्रणाली के अनुसार 4 व्यक्तित्व प्रकार हैं, कौन सा साहसिक, देखिए साहसिक के साथ जुड़ा हुआ है, ऑरेंज हो जाएगा। 104, उन तरीकों की पहचान करें जिनमें एक शिक्षक स्कूलों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। सुरक्षा पोस्टर लगा के, हाँ ये भी सही है। अग्निशामक यंत्रों को स्थापित करके और विस्तृत सुरक्षा निर्देश देकर, ठीक है। संभावित खतरनाक रसायनों और उपकरणों को आम पहुंच से दूर रखकर, संभावित खतरनाक रसायनों और उपकरणों का सब सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, सब सही है, सब सही है, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे 105, आभासी कक्षा क्या है। देखिए आभासी कक्षा का मतलब होता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ना उसी को आभासी कक्षा बोला जाता है। ऑनलाइन क्लासेस को ही क्या बोला जाता है, आभासी कक्षा। 106 क्या दिया, देखिए देश में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा निकाय स्थापित किया जाता है। AICTE, आपको पता होगा टेक्निकल डिग्री जो देती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, AICTE। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया, लिख लीजिए ऑल इंडिया काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन।
अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945, नवंबर 1945 में हुई थी। स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। ठीक है, नवंबर 1945। तो ये AICTE का फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा। बाकी ICSE का क्या होता है? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। NIOS का मैं पहले भी बता चुका हूँ। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 107 5 कारक सिद्धांत। अब एक देखिए, 5 कारक सिद्धांत है भैया, ये क्या होता है? 5 कारक सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा लक्षण समूह के लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 5 कारक सिद्धांत। सबसे पहले अब 5 कारक सिद्धांत देखिए। अब मैं बताऊंगा कि 5 कारक सिद्धांत क्या होता है। ये जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मॉडल, यह क्या होता है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मॉडल होता है जो इसे 5 लक्षणों के आधार पर विभाजित करता है। ठीक है, अब ये गठन वाले लक्षण कौन कौन है ये देखते हैं। 5 कारक सिद्धांत में 5 कारक क्या है देखिए। पहली बात, बहिर्मुखता। मुखता, इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन। इसको इंग्लिश में क्या होता है? एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन बोलते हैं। और दूसरा क्या था? विक्षिप्तता को पागलपन भी कहते हैं, या जो परेशान रहता है व्यक्ति उसको भी कहते हैं। अनुभव के लिए खुलापन, अनुभव के लिए खुलापन। तीसरा, चौथा सहमतता, सहमत, कोई आपसे कितना सहमत ये चीज़। फिर जो 5वां होता है कर्तव्य निष्ठा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 कारक सिद्धांत एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सुन लीजिए, 5 कारक में क्या होता है? बहिर्मुखता होता है, एक्सट्रोवर्जन होता है या एक्स्ट्रावर्जन बोलते हैं, विक्षिप्तता होता है जो थोड़ा परेशान या पागलपन जिनके अंदर होता है, अनुभव के लिए खुलापन होता है, और सहमतता होता है, और कर्तव्य निष्ठा होता है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, खुलापन की बात कर रहा है तो उसमें आ जाता है आपका इमेजिनेशन और इंसाइट, कल्पना और अंतर्दृष्टि हो जाएगी। आपके जो अनुभव के लिए खुलापन होता है उसके लिए क्या हो जाएगा? इमेजिनेशन एंड इंसाइट। 5 कारक सिद्धांत। तो 5 कारक सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बता दिया हूँ। 108 देखिए क्या दिया है। गैर निष्पादित अस्थियों को परिभाषित करें। अस्थियाँ जिनका उपयोग आय उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। 108 देखिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अति दे रहा हो। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए 109 ये भी जो है कि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कन्फ्यूजिंग है। बी संबंधित सी अनुपात मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बी संबंधित सी का अनुपात का मूल्यांकन करने के लिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये अनुपात का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। 110 देखिए, 110 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसे सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण दें जिन्हें शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सामाजिक नेटवर्क के लिए मतलब उदाहरण दें जिसे शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है। बाकी आप यहाँ पे जो भारत स्किल है इसका आंसर ए दिया है, व्हाट्सएप और लिंक्डइन, आप इसी को आंसर मानेंगे। तो आज हम लोग TM जो है 300 सीरीज हम समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कोई टॉपिक परेशान कर रही है तो मतलब क्या किया जाए उसमें। ठीक है, तो अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।